आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टाइम डेल्टा t1, then with a constant velocity for next delta t2, and finally with a constant deceleration for the next delta t3 to come to rest. A 500 Newton man sitting on a scooter behind the driver managed to stay at rest with respect to the scooter without touching any other part. The force experienced by the seat on the man, यानी जो फोर्स एक्सर्टेड है सीट की वजह से वो मैन पर कितना होगा। तो देखिए, मान लें कि ये एक स्कूटर है जिस पर एक पर्सन बैठा हुआ है। अब जो सीट है वो सीट जो है रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा रही होगी मैन पर, और मैन का वेट नीचे काम कर रहा होगा, और वो मैन का वेट दे रखा है 500 न्यूटन। पहले केस में, सबसे पहले केस में उसने बोला है कि एक्सेलरेशन चल रहा है। तो अगर हम ग्राफ से समझें कि फर्स्ट केस में वो ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो डेल्टा t1 समय के लिए वो एक्सेलरेशन से चल रहा है, फिर डेल्टा t2 समय के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन वहाँ नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन ऑफ टाइम ग्राफ में हम देखें तो एक्सेलरेशन वहाँ 0 होगा, लेकिन फिर डी एक्सेलरेट करता है कितने समय के लिए? डेल्टा t3 समय के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन फिर से हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन पूछता है जो सीट जो फोर्स लगा रही है मैन पर वो कितना लगाएगी। तो अलग अलग यहाँ क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। तो देखें, समझें। पहले सबसे पहले की बात करते हैं। अगर हम इसकी डेल्टा t1 के लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा t1 के लिए अगर हम बात करें तो चूंकि मैन जो है रेस्ट में रहना चाहता है सीट के कंप्रेशन में, तो देखें सीट के कंप्रेशन में अगर मैन रेस्ट में रहना चाहता है और स्कूटर चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, और सीट के कंप्रेशन में आदमी को भी रेस्ट में रहना है, तो इसका मतलब जो ये मैन है वो भी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे सीट आगे चल रही, सीट किससे अटैच है? स्कूटर से, तो सीट भी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, तो मैन भी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। अब जो ये फोर्स है एक्सेलरेशन का, वो मैनेज वो कैसे कर रहा होगा? आदमी सीट पर बैठा, तो सीट और आदमी के बीच में जो एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो इस एक्सेलरेशन को मैनेज कर रहा होगा। यानी जो इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, तो जो ए एक्सेलरेशन से जो फोर्स क्रिएट होगा वो इस फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इसके इस मैन पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर रिएक्शन फोर्स जो कि वेट से आया, और एक फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर हम इसका एक वेक्टर डायग्राम बना लें, रिएक्शन फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। तो जब दो फोर्स 90 डिग्री पर होते हैं तो जो नेट फोर्स होता है वो √r² प्लस f² होगा। अब रिएक्शन फोर्स हमारा 500 न्यूटन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। हालांकि हमें पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर जिस तरह से दिया है हमें उसी तरह से निकालना है। तो एक तो ये निश्चित बात है कि जो फोर्स काम कर रहा है इस वक्त वो मोर देन 500 होगा, 500 न्यूटन, क्योंकि 500 प्लस f है, कुछ ना कुछ f की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर 500 से ऊपर लगेगा। अब डेल्टा t3 की बात कर लेते हैं। डेल्टा t3 में वो रिटार्डेशन कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसका वेट नीचे का देखें और रिएक्शन फोर्स ऊपर देखें, तो जो रिटार्डेशन होगा यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई। जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदल गई तो जो फ्रिक्शन फोर्स, भाई जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदल गई तो यहाँ पर इधर एक फोर्स काम कर रहा है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अब फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो मैन और सीट के बीच में होगा। तो यहाँ पर दो फोर्स हो गए फिर से, एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर इसका रिजल्टेंट हम देखें तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, तो वो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? वो रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा f² प्लस r²। अब f² तो जो होगा वो होगा ही, r की वैल्यू 500 न्यूटन दे रखी है, उसका स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर आएगा वो 500 से ऊपर ही आएगा, यानी मोर देन 500 न्यूटन।
तो दो सिचुएशन क्लियर हो गई, एक डेल्टा T1 के लिए और एक डेल्टा T3 के लिए। यहाँ पर हमेशा जो है 500 न्यूटन से ऊपर का फोर्स लगेगा। अच्छा, अब सिचुएशन दूसरी बात कर लेते हैं T2 के लिए, जो ये वाला यहाँ मैनेज की बात कर रहे थे। चूँकि ये फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, उसका वेट रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है यानी एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फोर्स काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, ना तो लेफ्ट में ना ही राइट में। तो जब फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी ज़ीरो होगा, ना तो लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, आर, जो कि 500 न्यूटन के बराबर होगा। तो जो भी सीट यहाँ पर इस मैन पर फोर्स लगाएगी वो सिर्फ सिंगल फोर्स बचेगा आर, और वही जो है क्या बनेगा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारे किसके बराबर होगा, आर, और आर की वैल्यू क्या है 500 न्यूटन, क्योंकि वहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पर कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ना तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर केवल और केवल रिएक्शन फोर्स काम करेगा, और वो रिएक्शन फोर्स 500 होगा, यानी कि जो T2 समय के लिए उसका जो नेट फोर्स है वो सीट 500 न्यूटन लगा रही होगी। तो हमारे चार ऑप्शन है जिसमें डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि डी वाला ऑप्शन कहता है 500 न्यूटन फॉर T1 एंड T3 एंड 500 न्यूटन फॉर T2। तो 500 फॉर T2 हमने निकाल ही लिया है, और T1 और T3 के लिए 500 न्यूटन से ज़्यादा होगा। यहाँ भी देखिए ज़्यादा है और यहाँ भी देखिए ज़्यादा है, दोनों सिचुएशन में। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।